मैं आशीष नेगी उपरांत केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस प्रेस वार्ता को दिया। साथियों, बीते दिनों में आपने देखा किस तरह के प्रकरण हुए, क्या क्या आरोप प्रत्यारोपों का खेल खेला गया और किस तरह से साजिश के तहत हमें जेल भी भेजा गया। पर उस दौरान समाज का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने न केवल मेरी बल्कि इस प्रदेश में जो भी युवा संघर्ष कर रहे हैं उनकी हिम्मत को बढ़ाने का काम किया है। मैंने इस प्रदेश में पहली बार निष्पक्ष वकालत, निष्पक्ष पत्रकारिता और समाज के जितने भी संगठन, वो भावना मैंने देखी जो कभी राज्य आंदोलन में हुआ करती थी। पूरे प्रदेश भर से लोग आए, उन्होंने हमारी रिहाई की मांग की। उसके लिए मैं तमाम वकील संगठन, व्यापार संगठन, छात्र संगठन, सैनिक संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं। पर इस प्रेस का उद्देश्य केवल आज आभार व्यक्त करना नहीं रह गया है। एक बहुत बड़ी लड़ाई को हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज शुरू करने जा रहे हैं। पहले बीते दिन के कुछ उस प्रकरण पे बताता हूं कि हम लोग प्रेस के बंधुओं के साथ ही गए थे जब हमारे पास कुछ युवा आए कि हमारी सैलरी 12,000 रुपये, 10,000 रुपये जो मालिक हैं वो दे नहीं रहे हैं, लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं और उनको धमका रहे हैं कि आप इस प्रदेश में कहीं तक का जोर लगाइए, हम आपका पैसा नहीं देंगे। तो जब इस प्रदेश में कोई इतनी बड़ी बात इतनी तेज से बोल देता है तो क्षेत्रीय दल का धर्म है, क्योंकि हम इस प्रदेश के तमाम लोग जो गुरुकुल नारसन से लेकर नीति माणा तक, चाहे वो किसी जाति, रंग और धर्म के लोग हों, हम उनको पहाड़ी मानते हैं। और जब हम जय पहाड़ी की बात करते हैं तो हर समुदाय के हम जयकार बोलते हैं, क्योंकि हम क्षेत्रीय दल हैं। परिवार होने के नाते हम वहां पे गए और जिस तरह परिवार के बड़े लोग समन्वय बांधा करते हैं कि आप इनका सैलरी दे दीजिए, ठीक उसी तरह हम गए, सैलरी दिलाई और उसके बाद 5 दिन बाद हम पर एफआईआर होती है। मुझे कॉल किए जाते हैं कि आप सेटलमेंट कर दीजिए, आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। जब मैंने ये बोला कि आप इस प्रदेश में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी वीडियो डिलीट करा दे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और अगर आपने गलत काम किया है और आपका संस्थान यदि बदनाम हो रहा है तो मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि ये मैं लिख दूंगा अपने ही हैंडल से कि भविष्य में इस संस्थान को बदनाम न किया जाए और इनको सबक मिल चुका है, ये ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। पर उसके बावजूद भी समाज का एक वर्ग भेड़िया बन चुका है और भेड़ियों के सामने यदि खरगोश के हक की बात करने जाएं तो उनको रास नहीं आता है। मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे आदरणीय बड़े भाई, उत्तराखंड के सबसे बड़े क्रांतिकारी अभी भी जेल में हैं। और ये आरोप प्रत्यारोपों का खेल केवल हम तक सीमित नहीं है। जो भी इस प्रदेश में संघर्ष कर रहा है, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से हो, कभी वकीलों को ये जिला बदर करते हैं, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है, यदि प्रकृति ने हमें जेल में भेजा तो एक जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि मैंने जेलों के अंदर कई ऐसे आरोपियों को देखा है जिनकी पैरवी अच्छे से नहीं हो पा रही है और वो सजा भुगत रहे हैं। एक बड़ी संख्या में लोग हैं हर जेल में। युवा प्रकोष्ठ ये जिम्मेदारी लेता है कि जितने आरोपी जिनकी पैरवी नहीं हो पा रही है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन लोगों की पैरवी करेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं जानता हूं ये शब्द बहुत बड़े हैं, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, पर ये समय की मांग है, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोपों का खेल चलता रहेगा। आज हमारे साथ सैनिक संगठन है, आज हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी हैं, पर आप खुद सोचिए
एक समय बाद राज्य आंदोलनकारी संगठन खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। एक समय बाद सैनिक बाहुल्य प्रदेश में अग्निवीर होने के बाद सैनिक भी कम होते जाएंगे। उस वक्त समाज में अगर कोई संघर्ष करेगा तो उसके पास कौन रहेगा? तो जो आज हमारे लिए कोई नहीं है, जो सपोर्ट हम देख रहे हैं कि कोई नहीं है, वो हमें कल के लिए बनना पड़ेगा, और चाहे जीवन खपाना पड़े इसके लिए। इस प्रदेश में जितने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, इन सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आइएगा। हमारा ऑफिस कचहरी रोड पर है, और आपकी ये जो लड़ाई है ये हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। गांव गांव, बूथ बूथ हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि लोगों को न्याय दिलाने जाएंगे। मैं जानता हूं हम एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल इस तरह से काम नहीं किया करते हैं, पर यह समय की मांग है। आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं यहां पे बैठा उसके लिए। आशीष साहब के आरोप लगे थे आप लोगों ने फिरौती मांगी, तो क्या फिरौती मांगी गई? मीडिया में चल रहा है आप लोगों के द्वारा फिरौती मांगी गई और उत्तराखंड क्रांति दल ऐसा करता है। देखिए, जो ये फिरौती का आरोप लगा है, हमने तो पुलिस के सामने, पुलिस के एक कांस्टेबल थे, मैं राजपुर रोड की घटना बता रहा हूं, पुलिस के कांस्टेबल थे, उनके सामने पैसे बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर कराए। तो फिरौती कहां पर है? हमारे अकाउंटों की जांच की जाए। मेरा फोन अभी भी पुलिस के पास सीज पड़ा हुआ है। ये सब कुछ शासन प्रशासन के संज्ञान में और सामने हुआ है। ये आरोप झूठे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 12,000 रुपए की कोई फिरौती होती है? 1,07,000 की कोई फिरौती होती है? जब वो 6 लड़कों के वो तनख्वाह थी हमने दिलाई, और भविष्य में भी हम ये कह रहे हैं, हम हर जगह तो नहीं जा सकते, हम साथ में लेबर ऑफिसर्स को, लेबर कमिश्नर को और एक जो हमारे वकील होंगे उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें भी इस तरह के आरोपों से बचना होगा, क्योंकि ये हमारी जो राजनीतिक लड़ाई है इसको कहीं ना कहीं पीछे धकेल रही है। जिस समय पे हमें संगठन बनाना चाहिए, जिस समय पे हमें जिस तरह से और राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, उस समय में हम जेल में हैं, उस समय में हम इन आरोपों को झेल रहे हैं। आशीष, एक बड़ी आस उत्तराखंड की युवाओं पर टिकी है, और उसमें एक चेहरा आशीष नेगी का भी निकल करके आया है सामने। इस पूरे जो सिनेरियो ये हुआ है, ये जो घटनाएं हुई हैं, इस घटना पर लोगों की बहुत गहरी नजर थी और उसका आपको समर्थन भी मिला। क्या विश्वास दिला पाएंगे उत्तराखंड के लोगों को कि उत्तराखंड क्रांति दल आज भी जिंदा है और वो आपके अधिकारों की रक्षा? मैं पहले एक बात बोलूंगा कि आशीष नेगी कुछ नहीं है और आशीष नेगी कोई नहीं। मेरी एक विचारधारा है, मेरा एक झंडा है और मेरा उसके आगे समर्पण है। जिस उम्र में लोग करियर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं, उस उम्र में हमने ये समर्पण कर रखा है। और ठीक उसी तरह मैं अपने आप को जिंदा शहीद मानता हूं कि इस प्रदेश के लिए कल अगर मुझे पिंडदान भी कराना पड़े अपने हाथों से, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। उक्रांत के संगठन पे सवाल उठे, नेताओं पे सवाल उठे, पर इसमें हमारे झंडे का कोई कसूर नहीं था। कोई अगर महत्वाकांक्षी निकलता है तो उसमें झंडे का कोई कसूर नहीं, विचारधारा का कोई कसूर नहीं। ये महत्वाकांक्षा कल आशीष नेगी की नहीं जागेगी, ये विश्वास कैसे दिलाएंगे उत्तराखंड? ये तो देखिए समय तय करेगा। मैं तो शब्द बोल सकता हूं, विश्वास जनता ने दिखाया है, आगे भी दिखाएगी। हम वो लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को जलाकर बैठे हैं। मुझे अकेला इस प्रदेश में युवाओं का चेहरा नहीं बनना है, मुझे हजारों युवा चाहिए जो इस प्रदेश का भला कर सकें, जो इस प्रदेश की परिकल्पना थी, जो 1992 का ब्लूप्रिंट था, उस दिशा में हम जा सकें। और मेरे साथ तमाम युवा आप देख रहे हैं, इन सब में नेतृत्व है। जो और आएंगे, जो और संघर्ष कर रहे हैं, जितने लोग सड़कों पर थे, वो कोई आम भीड़ नहीं थी, कोई आम जनमानस नहीं था। जब मैं देख रहा था मुख्यमंत्री आवास जब कूच हुआ,
वो नेता थे सब, उन सब के अंदर नेतृत्व था, उन सब के अंदर मैंने अपने आप को देखा। आशीष, क्या जिम्मेवारी इस समय और बढ़ गई है? क्योंकि बहुत सारे के लोग हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका पैसा कोई मार गया है, ऐसे लोगों की भरमार हो जाएगी आपके पास में, इतने फोन आ जाएंगे, लेकिन उस समय आपको बच के भी चलना पड़ेगा कि जिस तरीके की ये घटनाएं हुई है, 2 मुकदमे हुए हैं, एक मुकदमे में बेल मिल गई थी, एक मुकदमा और आपके ऊपर लाद दिया गया रायपुर वाला, तो उसकी तैयारी को लेकर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि वो भी आएंगी चीजें। देखिए, उसके लिए मेरा परिवार है, उसके लिए मेरे उपरांत परिवार है, जो हमारे बड़े हैं। एक समिति का हम गठन करेंगे कि अगर युवा फ्रंट पे लड़ेंगे तो पीछे से सपोर्ट कौन करेगा, रणनीति कौन बनाएगा। ये जो संस्थान हैं जो लेबर लॉज का उल्लंघन कर रहे हैं, इनकी कमियां कहां कहां हैं वो कौन निकालेगा। और वो नहीं, पुलिस का रवैया हमारे लिए बहुत सम्मानजनक था। मुझे ये सम्मान देख के अच्छा भी लगा कि वास्तव में क्षेत्रीय दल के अगर नेता समाज के लिए लड़ते हैं तो हमारे साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, ना ही कोशिश की गई, ना ही जेल में कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि पुलिस का रवैया कुछ। मैं साफ सीधा देख पा रहा था कि सरकारी कुछ एक तंत्र है, एक विशेष समाज है। अभी कोर्ट में बहस चल रही है आशुतोष नेगी जी के लिए, उनके ऊपर भी बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। आप भी समझते हैं, जब से वो अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे हैं तब से केवल मुकदमों का जमावड़ा आशुतोष नेगी पे लग रहा है। और उनकी रिहाई के लिए जो हमारे वकील संगठन है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं और हमें न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास है। आशीष, जिस तरीके से आपने युवक की तनख्वाह दिलाई, उस युवक के द्वारा आप एक गुंडा शब्द का प्रयोग किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आप भी समझते हैं कि उस वीडियो में किस तरह से, मुझे तो साफ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ सामने स्क्रिप्ट लिखी हुई है और जबरन बुलाया जा रहा है। मुझे उस मेरे प्रताड़ित भाई से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने जो भी बोला मुझे ऐसा लगता है दबाव में बोला, क्योंकि जब मेरे साथ तो पत्रकार महोदय भी थे, जब उनकी सैलरी दिलाई तो गले मिले, यहाँ तक आंसू थे कि भाई साहब आपने मुझे मेरे हक की कमाई दिला दी, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत है। ये उस युवा के शब्द थे। और मैंने, क्योंकि उस युवा ने भी मेरे को बोला था कि मुझे दुबई जाना है, मैंने तब तक पत्रकार बंधुओं को बोला था ये वीडियो आप मत निकालिएगा, नहीं तो इस भाई का काम रुकेगा। पर सुबह में मैसेज आया कि भाई साहब मैंने वो झूठ बोला, मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया। आगे हमारे पत्रकार बंधुओं ने, हमने तो इतना उनकी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज नहीं की, वीडियो में चेहरा ब्लर करके भी रखा। तो हम तो केवल अपनी भावनाओं को स्पष्ट रख सकते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ हर कोई निडर नहीं हो सकता, हर कोई जो है लड़ने की क्षमता नहीं रख सकता। तो कोई नहीं, अगर किसी के अंदर क्षमता नहीं है, कोई डर रहा है, दब रहा है। क्योंकि वीडियो के बाद देखा गया कुछ युवक को काफ़ी आक्रोश का सामना झेलना पड़ा जनता का, इसलिए वो सवाल पूछा। बिल्कुल। आशीष से एक सवाल और है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो आशीष नेगी क्या इसी रूप में जनता के सामने आएंगे या डिप्लोमेटिक भी होंगे? क्योंकि आप एक नेता भी हैं, तो नेता बड़ा डिप्लोमेटिक भी होता है, तो आपके अंदर आने वाले भविष्य में हम डिप्लोमेटिक देख पाएंगे या नहीं? मेरा जो स्वभाव है मैं उसी स्वभाव में चलूँ। देखिए, मैं डिप्लोमेसी में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ स्पष्टता में। यदि मैं यहाँ पर हूँ, इस तेवर में हूँ, तो मैं स्पष्ट हूँ। यदि मैं इस फतोली में हूँ, इस टोपी में हूँ, तो मैं स्पष्ट हूँ अपनी संस्कृति के प्रति। और यही क्षेत्रीय दल का धर्म है, स्पष्टता इस प्रदेश के लिए, संस्कृति के लिए, भाषा के लिए, बोली के लिए, पहचान के लिए। अच्छा, एक आरोप आप पर लगा है कि आप जो है उत्तराखंड को बांटने की बात कर रहे हैं, आप पहाड़ को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और आप प्लेन को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आरोप आप पर लगा जी। इस आरोप से कैसे बात करेंगे? क्योंकि उत्तराखंड की बात आपने शुरू में ही प्रेस वार्ता में की कि मुजफ्फरनगर रामपुर तेराह से लेकर के और नीतीमाणा तक लगता है, तो इन सबको भी साथ में। देखिए, मैंने पहले ही बोला, इस प्रदेश में मैदानवाद जैसा कुछ नहीं है। जब मैं पहाड़वाद जिंदाबाद बोलता हूँ, जब मैं जय पहाड़ी बोलता हूँ, तो मैं तो नारसंग हरिद्वार से लेकर
पूरे हमारा उत्तराखंड, हर एक उत्तराखंडी की बात कर रहा हूं, धर्म जाति रंग का कोई भेद ही नहीं है। पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, इसमें कोई बोलने में दोहराया नहीं है, पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ में रहने वाला पहाड़ी हुआ। पर इस प्रदेश में यदि कोई ऐसा बोलता है कि मैदानवाद, तो ये उन लोगों की मानसिकता ठीक उन कश्मीर के लोगों की तरह है जो हिंदुस्तान के होकर भी अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते। और दुर्भाग्य से दुख होता है कि ऐसी मानसिकताएं उभर के भी सामने आ रही हैं। यदि आपको ये जो डेफिनेशन है नहीं पता थी तो आप आते और मुझसे पूछते कि आप क्यों बोल रहे हैं पहाड़वाद जिंदाबाद, आप क्यों कह रहे हैं जय पहाड़ जय पहाड़ी। पर आपने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है और यह मानसिकता मुलायम की मानसिकता थी जो कभी पहाड़ियों की हित में थी ही नहीं, जो दमनकारी जो मानसिकता थी। पर इनसे भिड़ने लड़ने का काम हमारी मानसिकता ने, काशी सिंगेरी की मानसिकता ने, इंद्रमणि बडूनी की मानसिकता ने, दिवाकर भट्ट जी की मानसिकता ने लड़ने और भिड़ने का काम किया है। और एक अंतिम सवाल है आशीष, किन लोगों पे आप टारगेट करना चाह रहे हैं? आपके निशाने पे कौन है जो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई पहाड़ी मूल है, पहाड़ी राज्य है? कौन लोग हैं जो इसको मैदानी बनाना चाहते हैं? निशाने पे है कौन? क्योंकि उनके निशाने पे भी आप हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। लड़ाई पहाड़ी मैदानी हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, लड़ाई अमीर और गरीब की। एक तबका जो अपने आप को मालिक समझ बैठा है, एक तबका जो हर किसी को कुचलने पे लगा हुआ है, उस तबके से लड़ाई है। आप देखिएगा देहरादून का, उत्तराखंड का माहौल ऐसा नहीं था। ये जो जितने संगठन उत्तराखंड से बाहर से आए हैं, इन्होंने यहां पर हिंदू मुस्लिम का जहर घुलने का काम किया, इन्होंने यहां पर माहौल खराब करने का काम किया। और भाजपा को भी बोलता हूं, भाजपा ने ही ये मैदानवाद की खाई जो है वो खोदी है। जब इन्होंने भू कानून लागू किया तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर लागू नहीं किया। इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है कि ये इनकी नजर में मैदानवाद क्या है, ये वाद कहां से आ रहा है। हमारा पहाड़वाद, हमारी पहाड़ियत संकीर्ण नहीं है, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। और इसी बीच रैली में जो 300 लोगों पर मुकदमे लगे हैं अज्ञात पर, मैं ये मानता हूं यदि आपने मुकदमे लगाए हैं, पर जिन महिलाओं को आपने पीटा, उनके मंगलसूत्र तक तोड़े, उनके कपड़े फाड़े, उन पुलिस वालों पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप अगर ये देख रहे हो कि अभद्रता एक तरफ से हो रही है तो दूसरी तरफ से क्या हो रहा है। बहुत सारे मामले हैं, बहुत लंबी लड़ाई है। समाज के हर वर्ग का हमें साथ चाहिए। जाति धर्म रंग से ऊपर उठकर क्षेत्र हित में सोचने की जरूरत है। उक्रांद हमेशा से यही था, उक्रांद आगे भी यही है। चेहरे बदलेंगे, मानसिकता वही रही। आशीष साहब ने बेल मिलने के बाद एक उत्तराखंड पुलिस पे बड़ा आरोप लगाया था कि जो एनकाउंटर कर रही है, टारगेटेड कर रही है और गोली पैर पे मार रही है। क्या आपने अनुभव करा जेल में? और आपने कहा कि कई कैदियों ने आपको बताया इस प्रकार? बिल्कुल, कई कैदियों ने मुझे बताया कि पुलिस जो है किस तरह से जंगल में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांधकर पैर पे तौलिया रखकर फिर उनके पैरों में गोली मार रही है। ये आरोप है, ये मैं नहीं लगा रहा हूं, वो आरोपी लगा रहे हैं। जब वो लोग बाहर आएंगे जेलों से, निर्दोष लोग जो आज आरोपी होने की सजा काट रहे हैं केवल, तो उनके साथ सम्मुख बिठाकर हम प्रेस वार्ता करेंगे। और हर विभाग में ईमानदार लोग हैं और हर विभाग में ऐसे भी लोग हैं जो विभाग को बदनाम करने का काम करते हैं। उत्तराखंड पुलिस में भी ऐसे अफसर्स हैं जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रताड़ना लोगों पे कर रहे हैं। ठीक है।